बच्चों, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम नंबर के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ वेरियस ऑर्बिटल की। जो वेरियस ऑर्बिटल है एस पी डी एफ, उनकी शेप कैसी होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे उनकी एनर्जी के बारे में, उनके साइज के बारे में, और साथ साथ इसी वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखो, हमारा पूरा का पूरा जो थर्ड चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ये किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। उसके बाद अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग का भी बेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर उसमें आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हम पूरी की पूरी की किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये सब चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है शेप ऑफ वेरियस ऑर्बिटल। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था एस ऑर्बिटल ऐसा स्फेरिकल शेप, पी डम्बल शेप, डी डबल डम्बल शेप, और एफ क्या होती है? एफ की अपनी कुछ कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं। तो हम इन शेप्स तक कैसे पहुंचे, हमें कैसे पता चला कि इनकी शेप ऐसी होती है? तो बच्चों, शेप के बारे में डिसाइड करने के लिए हमने किसको यूज किया, किस पैरामीटर को यूज किया? हमने यूज किया साई स्क्वायर को। तो आपको याद ही होगा साई स्क्वायर ही एक ऐसी चीज है जो हमें थोड़ा सा शेप के बारे में आइडिया दे सकती है, क्योंकि साई जो है वो तो क्या है? इलेक्ट्रॉन वेव का वेव फंक्शन है। और अगर आपने साई का स्क्वायर कर दिया, वो हमें क्या बता रहा है? वो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। उसकी डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? साई स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या किया? साई स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया, किसके साथ? आर के साथ। साई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस कितने हैं, और आर हमें क्या बता रहा है? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये ग्राफ है 1s के लिए और ये ग्राफ बच्चे 2s के लिए। तो जब बच्चे ये ग्राफ प्लॉट किया तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि साई स्क्वायर यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियस के क्लोज, इसकी वैल्यू कैसी है? बहुत हाई है। 1s ऑर्बिटल के केस में साई स्क्वायर की वैल्यू न्यूक्लियस के क्लोज, न्यूक्लियस पे तो होते ही नहीं बच्चों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, तो न्यूक्लियस के क्लोज हैं, तो सबसे क्लोज उसके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वेरी हाई है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आर की वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज करती जा रही है। हमारे पास ये वैल्यू साई स्क्वायर की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। इसी तरह से अगर हम 2s के केस में देखें तो बिल्कुल उसी तरह से न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी है? बहुत हाई है। और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो रही है? कम होती जा रही है। साई स्क्वायर की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज। इस पॉइंट पे आके साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। एक जीरो होने के बाद फिर राइज करती है, मैक्सिमम होती है, और फिर क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो हमारे पास साई स्क्वायर की वैल्यू 2s के लिए पहले हाई, एक पॉइंट पे जीरो होगी, फिर राइज हुई, फिर उसके बाद डिक्रीज कर रही है। तो इसमें हमारे पास एक पीक आ रही है, इसमें हमारे पास दो पीक। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इसी तरह से अगर हम 3s की बात करें तो 3s में हमारे पास कितनी पीक आ रही है? 3 पीक्स आ रही है। तो हमारे पास पहले हाई वैल्यू थी, फिर एक पॉइंट पे जीरो होगी, फिर इंक्रीज की, फिर उसके बाद फिर डिक्रीज की। तो इस तरह से हमारे पास उसमें दो, मतलब एक पहले हाई, फिर नोड, फिर हाई, फिर नोड, फिर हाई। तो 3s के केस में हमारे पास ऐसा ग्राफ आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? तो यहाँ एक तरह से इस ग्राफ से कि हमारे पास पहले हाई है फिर लो, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो डॉट की डेंसिटी है न्यूक्लियस के नजदीक कैसी है? बहुत ज्यादा हाई। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है हमारे पास डेंसिटी क्या करती जा रही है? डिक्रीज करती जा रही है। इसी तरह से अगर हम 2s को देखें तो न्यूक्लियस के नजदीक डॉट्स क्या है? ज्यादा है। साई स्क्वायर की वैल्यू हाई है, तो न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाई। तो न्यूक्लियस के नजदीक डॉट्स कैसी है? ज्यादा। और फिर उसके बाद एक ये रीजन है जहां बिल्कुल डेंसिटी क्या होगी? जीरो। साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी, तो ये पोर्शन कैसा है? एम्प्टी है। उसके बाद फिर एक रीजन आया, धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई, मैक्सिमम हुई, यहाँ दूसरे पॉइंट पे 2s के केस में, सेकंड केस में यहाँ फिर मैक्सिमम हुई, और फिर क्या कर रही है? डिक्रीज। 1s में न्यूक्लियस के नजदीक हाई थी, फिर डिक्रीज करती जा रही थी। 2s में क्या हुआ? न्यूक्लियस के नजदीक हाई,
डिक्रीज हुई, जीरो होगी, शार्पली जीरो होगी, और फिर इंक्रीज हुई, मैक्सिमम पहुंची, और फिर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जो डॉट डेंसिटी डायग्राम बना वो कुछ इस तरह का बना। तो जब हमने इससे बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाया, अगर आपको याद हो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमने बाउंड्री सरफेस डायग्राम कैसे बनाया। हमने बच्चों उन पॉइंट्स को जोड़ दिया जिनमें साइज स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, सेम थी, और उस पॉइंट्स को जोड़ के हमने एक ऐसे रीजन को एनक्लोज किया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो ये जो डायग्राम आता है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। तो इस तरह से जब हमने प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया, तो इसकी जो शेप आई वो कैसी थी, वो थी स्फेरिकल सिमेट्रिकल। अब बच्चों जब हम इसे प्लेन में ड्रॉ करते हैं, पेपर पर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये बोर्ड पे आपको ये दिख सर्कल जैसे रहा है, लेकिन बच्चों है एक ऐसा बॉल जैसा, ये स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। माना ये नहीं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आप तीनों डायरेक्ट, आपको बॉल को देखो, आपको कोई ऐसा नहीं लगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, स्फीयर है, चारों तरफ से एक जैसा है। तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप आई हमारे पास किसकी, एस ऑर्बिटल की। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो दूसरी जो बात आती है वह बात आती है इनके साइज और इनकी एनर्जी के बारे में। तो देखो यहां से आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 1s का मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, साइज कैसा है, छोटा है। 2s का साइज उससे बड़ा है, 3s का साइज उससे बड़ा है, 4s का साइज उससे बड़ा। तो बच्चों देखो जब हमारे पास हम साइज की बात करते हैं, जैसे जैसे बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीज करेगा, n की वैल्यू हाई होती जाएगी, वैसे वैसे साइज की वैल्यू भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। दूसरी बात आती है एनर्जी के बारे में। तो आपको पता है एनर्जी की वैल्यू भी n की वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है। जो इलेक्ट्रॉन, आप ये ना पॉइंट अपने माइंड में सदा के लिए नोट कर लो, क्योंकि बार बार बच्चों ये बात आती है कि जहां भी अट्रैक्शन हो, जहां भी क्या हो, अट्रैक्शन होगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, उस चीज की एनर्जी उतनी कम, जो जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के फोर्स के फील्ड में होगा ना, उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, जितना उसके ऊपर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन का इफेक्ट कम होगा, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती जाएगी। अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी कम हो जाएगी, और जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतनी एनर्जी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे यहाँ दिखाया ये 1s ऑर्बिटल है, तो 1s है, साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के नजदीक है, तो इसकी एनर्जी क्या है, लेसर है। 2s की एनर्जी बच्चों इससे ज्यादा है, 3s की उससे ज्यादा है, और 4s की उससे ज्यादा। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी एनर्जी कम, तो 1s की एनर्जी भी कम है और साइज भी कम। 2s की एनर्जी और साइज 1s से ज्यादा, 3s का उससे ज्यादा, एनर्जी भी और साइज भी, और 4s का सबसे ज्यादा। तो यहाँ इस तरह से एनर्जी को हमारे पास इस प्लॉट में दिखाया गया कि 1s की कम, 2s की उससे ज्यादा, 3s की उससे ज्यादा, 4s की उससे ज्यादा। तो इस तरह से इनका साइज भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इनकी एनर्जी भी क्या कर रही है, इंक्रीज। तो हमारे पास बच्चों पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, पी ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल शेप, ठीक है। तो जब हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ प्लॉट किया और उन पॉइंट्स को जोड़ दिया जिनमें साइज स्क्वायर की वैल्यू सेम थी, तो हमारे पास जो शेप आई वो कैसी शेप आई, वो डम्बल शेप आई। डम्बल बच्चों, ये डम्बल इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज वाले डम्बल होते हैं उनके साथ इसकी रिजेम्बलेंस है। दो लोब्स हैं, एक ये लोब अबव दिखाई है, एक ये लोब डाउन दिखाई गई है। तो ये दो लोब हमारे पास इसकी पी ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। पी ऑर्बिटल जैसे एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी थी, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 थी। एल की वैल्यू 0 थी तो एम की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं एस की बात करूं, ठीक है, एस के लिए एल की वैल्यू 0 थी, तो एम एल की वैल्यू भी कितनी आई थी, -0 से +0, यानी ए की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास एस ऑर्बिटल की सिर्फ ओनली वन ओरिएंटेशन थी, ठीक है, एक ही ओरिएंटेशन थी हमारे पास, वो कैसी शेप थी उसकी, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। लेकिन अगर हम पी की बात करें तो पी ऑर्बिटल के लिए बच्चों एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम एल की वैल्यू कितनी होगी, -1, 0, +1। तो हमारे पास एल की वैल्यू 1 के लिए बच्चों एम की कितनी वैल्यू हो सकती है, 3 वैल्यू हो सकती है, -1, 0, +1। तो ये जो 3 वैल्यूज है ना, ये हमारे पास क्या बताती हैं कि इसकी 3 ओरिएंटेशन हो सकती हैं,
तो इसमें कितनी ओरिएंटेशन है पी ऑर्बिटल की? 3 ओरिएंटेशन हो सकती है। पी ऑर्बिटल की लोब हमारी एक्स एक्सिस के अराउंड हो सकती है, पी ऑर्बिटल की लोब हमारी वाई एक्सिस के अराउंड हो सकती है, और पी ऑर्बिटल की लोब्स हमारी जेड एक्सिस। तो एस की वन ओरिएंटेशन मींस एस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, ओनली एस। लेकिन जो पी सबशेल है, पी सबशेल में हमने 3 ओरिएंटेशन मींस पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो हम बात करते हैं, तो यहाँ ये दिखाया है कि ये पी, अगर हमारे पास लोब एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये है एक लोब, हाँ वाई एक्सिस के अलोंग है तो वो पी वाई हो गया, और जेड एक्सिस के अलोंग हो गया तो वो हमारे पास क्या हो गया? पी जेड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चलें, तो जैसे बच्चों हमने एस ऑर्बिटल के केस में बात की थी कि एस ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी की बात की थी, तो वो किस पे डिपेंड करता था? एन की वैल्यू के ऊपर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता था। उसी मैनर में पी ऑर्बिटल का भी साइज और एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ हमारे पास जो 2p है इसकी एनर्जी कम, 3p की एनर्जी उससे ज्यादा, 4p की एनर्जी उससे ज्यादा, 5p की एनर्जी सबसे ज्यादा। तो हमारे पास जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, साइज की वैल्यू भी क्या करेगी? बढ़ती जाएगी। आप देखो ये लोब थोड़ी छोटी दिखाई है, 3p की लोब उससे बड़ी है, 4p की लोब उससे बड़ी, 5p की लोब सबसे बड़ी, मतलब इससे 6p की बात करेंगे उसकी उससे ज्यादा बड़ी होंगी। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, हमारे पास साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और एनर्जी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। 2p की एनर्जी कम होगी, 3p की उससे ज्यादा, एंड फर्दर सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो डी ऑर्बिटल के लिए क्या है? डी की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया डी के लिए क्या चीज होती है। डी के लिए अगर हम एल की वैल्यू की बात करें तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम एल की वैल्यू क्या हो सकती है? -2, -1, 0, 1, 2। तो इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी बच्चों? 5 वैल्यूज। तो अगर डी ऑर्बिटल के लिए हमारे पास कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है? 5 ओरिएंटेशंस हैं। और 5 ओरिएंटेशंस का क्या मतलब है कि हमारे पास डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो डी सबशेल के अंदर कौन से 5 ऑर्बिटल होते हैं? एक होता है डी एक्स वाई, जैसे ये है डी एक्स वाई, ये है डी वाई जेड, ये है डी जेड एक्स, और एक है डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और ये है डी जेड स्क्वायर। मैं आपको ना अलग से ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आपको उससे समझना आसान हो जाएगा। ड्रॉ कर रही हूँ, तो अगर मैं यहाँ इस तरह से 2 एक्सिस दिखाऊं, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा क्या है? वाई एक्सिस है। तो अगर मेरा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हमारे पास जो ये लोब्स हैं, आपको ये बहुत अच्छे से ड्रॉ करने आने चाहिए फूल पत्ते। तो ये हमारे पास क्या है? डी एक्स वाई। एक्स वाई अगर मैं लिख रही हूं ना, तो यहां से आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसकी लोब्स कहाँ है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है। इसी तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं डी वाई जेड, ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है, तो मेरी लोब्स कहाँ होंगी? वाई और जेड एक्सिस के बीच में। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करनी आनी चाहिए, वाई और जेड एक्सिस के बीच में। थर्ड अगर मैं कहूं, थर्ड मेरा क्या है? डी जेड एक्स। तो यहां मेरी जो लॉब्स होंगी वो कहां होंगी? ये इक्वल होनी चाहिए, तो जेड और एक्स एक्सिस के बीच में। ये हमारा अगर जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ आप इनसे याद रख सकते हैं, एक्स वाई में एक्स और वाई के बीच में, वाई जेड में वाई और जेड एक्सिस के बीच में, और जेड एक्स में जेड और एक्स एक्सिस के बीच में। उसके बाद आपको पता है डी के टोटल 5 ऑर्बिटल है, तो 2 रह गए हैं। तो वो 2 कौन से हैं? एक हमारे पास होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास जो लोब्स होती हैं, अगर मैं इधर एक्स एक्सिस कहूँ, ये वाई एक्सिस कहूँ, तो इनमें लोब्स कहाँ है? एक्सिस के बीच में। लेकिन जब मैं बात करूंगी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो इसमें लोब कहाँ है? एक्सिस के अलोंग। ये इसके अलोंग ड्रॉ करनी है आपने, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो गई। इसी तरह से यहाँ ड्रॉ करो तो बच्चों ये कहाँ होगी? वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसमें जो लोब्स हैं वो एक्सिस के अलोंग होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें
डी जेड स्क्वायर की। ये अगर मेरा जेड एक्स है तो बच्चों इसकी डेफिनेट शेप होती है, आप इसकी ये एक लोब यहाँ ऊपर जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, और इसके अराउंड इस तरह से एक रिंग है, ठीक है, भी एक डबल रोटी जैसा है, डबल रोटी के ऊपर एक लोब है और एक लोब कहाँ है, नीचे। तो ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है, डी जेड स्क्वायर। तो हमने टोटल 5 ऑर्बिटल की बात की, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। एक्स वाई लिखा हुआ है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, वाई जेड लिखा हुआ है तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में, जेड एक्स लिखा हुआ है तो जेड और एक्स के बीच में। तो ये तीनों तो एक जैसे हैं, आपको अगर सिंपल ये देखना है और उसके उन एक्सिस के बीच में आपको लोब्स बनानी है। फिर है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, तो इसकी कहा है एक्सिस के अलोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग और ये वाई एक्सिस के अलोंग। उसके बाद बात हम करें डी जेड स्क्र की, तो इसकी लोब्स कहा है जेड एक्सिस के अलोंग और एक क्या है उसके अराउंड एक रिंग जैसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो उसी तरह से अब हम बात करें साइज की और एनर्जी की, तो साइज और एनर्जी कैसे वेरी करता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने एस के केस में बात की, फिर हमने पी के केस में बात की, इन द सिमिलर मैनर ही बिल्कुल डी के केस में भी किस तरह से वेरी करता है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा साइज क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और उसी तरह से बच्चों एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ देखो 3D दिखाया है, 4D दिखाया है, कोई भी उन पांचों में से एक ऑर्बिटल जो हमने चूज कर लिया, जैसे यहाँ डी जेड स्क्वायर दिखाया, तो 3D जेड स्क्वायर का साइज कैसा है, छोटा है, 4D जेड स्क्वायर का उससे बड़ा, 5D जेड स्क्वायर का उससे बड़ा। इसी तरह से यहाँ जेड एक्स वाला ऑर्बिटल दिखाया है तो 3D का छोटा है, 4D का उससे बड़ा, 5D का उससे बड़ा। तो साइज जैसे जैसे हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है साइज की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है उसी मैनर में हमारे पास एनर्जी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यहाँ इस तरह से एनर्जी दिखाई है, तो एनर्जी 3D जेड एक्स की कम, 4D जेड एक्स की ज्यादा, 5D जेड एक्स की उससे ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों नोड की, तो जो मैंने अब तक बात की वो हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। एफ ऑर्बिटल की शेप्स बच्चों जो कॉम्प्लेक्स शेप होती है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो फिर आप हायर क्लासेस में जाके स्टडी करेंगे। तो हमने बात की एस ऑर्बिटल की, पी ऑर्बिटल की और डी ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, ओनली वन ओरिएंटेशन। ठीक है, एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, कैसी शेप होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप होती है। साइज और एनर्जी जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी साइज और एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिर जो दूसरी हमने बात की वो हमने बात की पी ऑर्बिटल के बारे में, तो पी ऑर्बिटल में हमने बात की एल की वैल्यू 1 है तो कितनी ओरिएंटेशन थी, 3, तो पी के 3 ऑर्बिटल थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और पी की कैसी शेप थी बच्चों, डम्बल शेप। ठीक है, और फिर हमने बात की थी इसके साइज और एनर्जी के बारे में, तो साइज और एनर्जी इसका बिल्कुल उसी पैटर्न में इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, एन की वैल्यू हाई होगी साइज बड़ा होता जाएगा, एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। फिर हमने बात की डी ऑर्बिटल के बारे में, तो डी ऑर्बिटल की शेप कैसी थी, डबल डम्बल। ठीक है, उसमें हमने डी जेड स्क्वायर को छोड़ के बाकियों की डबल डम्बल शेप थी, तो उसमें भी हमने बात की थी एल की वैल्यू कितनी थी बच्चों, डी के लिए 2, एल की वैल्यू 2 थी, तो एम एल की वैल्यू कितनी आई थी, -2, -1, 0, +1, +2, तो टोटल 5 वैल्यू। तो डी ऑर्बिटल की कितनी ओरिएंटेशन थी, 5 ओरिएंटेशन थी, और उन 5 ओरिएंटेशन से फिर हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और हमने एक डिस्कस किया था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 हमारे पास डी के ऑर्बिटल हैं। इनकी साइज और एनर्जी, इनकी साइज और एनर्जी भी कैसे वेरी करती है, एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी साइज और एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की, मैंने इसे अलग से इसीलिए लिया ताकि स्पेशल हाईलाइट और आप इसे याद रख सके आसानी से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम बात करते हैं नोड की, तो सबसे पहले हम एस में नोड की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया
नोड होती क्या चीज है? नोड वो रीजन ऑफ स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो होते हैं, बिल्कुल जीरो। अगर आप पहले केस में बात करें 1s के केस में, तो आप देखो ये लाइन कहीं भी मीट नहीं कर रही, शार्पली इसको टच नहीं कर रही, थोड़ी सी इससे ऊपर है। लेकिन यहाँ अगर आप देखो 1s के केस में, हम 1s के केस में कहीं पर भी हमारी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो रही है, तो यहाँ नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? जीरो। अगर हम 2s की बात करें, जो हमारा ग्राफ है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि साई स्क्वायर की वैल्यू पहले हाई थी, फिर ये क्या हो गई, इस एक्सिस को टच कर रही है, मींस इसकी वैल्यू यहाँ क्या हो रही है? जीरो। तो 2s के केस में एक ऐसा पॉइंट है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? जीरो होती है। तो ये हमारे पास यहाँ कितने नोड है? 1 नोड है। इसी तरह से अगर हमने 3s की बात की, तो हमारे पास ये जो ग्राफ प्लॉट किया, तो हमारे पास इसमें दो ऐसे पॉइंट है जहां प्रोबेबिलिटी कैसी है? जीरो। अगर मैं नॉर्मली आपको ये ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये किस तरह, जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं तो हमारे पास एस ऑर्बिटल कैसा है कि ये है, ये न्यूक्लियस है, और हमारे पास ये यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, न्यूक्लियस के अराउंड ये डॉट्स की डेंसिटी ज्यादा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है डॉट्स की डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ये हमारे पास डेंसर रीजन है। अगर हम 2s की बात करें तो 2s में क्या है? ये है एक ये डेंसर रीजन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी ज्यादा, और जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है डेंसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, और फिर 2s में क्या है? एक पॉइंट के बाद जीरो होगी, तो ये इसके बाद फिर से इंक्रीज होनी शुरू हुई, और फिर उसके बाद नॉर्मल वैल्यू जैसे डिक्रीज करती है वैसे डिक्रीज कर रही है। यहाँ मैं इसको इस तरह से शेडेड ड्रॉ कर दूं, डॉट्स ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, अगर मैं इसको ये रेड से दिखाऊं तो ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी बिल्कुल जीरो है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नोड को। तो 1s के केस में नोड की बात करूं तो कितने नोड हैं? जीरो नोड है। लेकिन अगर मैं 2s के केस में बात करूं, ये मेरा 2s है, तो 2s के केस में ये जो नोड हैं वो कितने नोड हैं? 1 नोड है। इसी तरह से अगर मैं 3s के लिए ड्रॉ करूंगी तो 3s के लिए डायग्राम कैसे बनेगा? बिल्कुल इसी तरह से, इसके ऊपर एक, तो ऊपर वाला हिस्सा ड्रॉ नहीं कर रही, तो मैं इसको ये शेडेड ड्रॉ कर रही हूँ, ये मेरा एक रीजन है। ठीक है, तो यहाँ 3s के केस में, ये कौन सा केस है? 3s का केस है। तो हमारे पास देखो ये रीजन, ठीक है, ये वाला एक रीजन और ये एक रीजन, ये दो रीजन ऐसे हैं 3s के केस में जहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो रही है? जीरो हो रही है। हमारे पास ये जो नोड आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 2 नोड हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरलाइज सेंस में आपको जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए बच्चों जनरल फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि जो नोड है n माइनस एल माइनस वन, एन हमारे पास क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमारा क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर है। अगर हम एस ऑर्बिटल के लिए बात कर रहे हैं, एस ऑर्बिटल के लिए, तो हमारे पास L की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? एस ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू होती है जीरो। तो अगर आप L की वैल्यू जीरो पुट करो तो नोड हमारे पास कितने हो जाएंगे? n माइनस जीरो माइनस वन, यानी n माइनस वन। तो ये एस ऑर्बिटल के केस में है हमारे पास। इन नोड्स को जो ये सर्कुलर मैनर में होते हैं इनको हम बोलते हैं रेडियल नोड। क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। तो रेडियल नोड कितने आ जाएंगे? n माइनस वन। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 5s ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे, तो 5 माइनस वन 4 होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 8s में कितने होंगे, 8 माइनस वन, तो कितने होंगे? 7। जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें से आपने 1 माइनस कर देना है। तो एस ऑर्बिटल के केस में वो हमारे पास नोड आ जाएंगे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल के बारे में। तो अगर हम पी ऑर्बिटल को देखो तो 2p ऑर्बिटल कैसा है? ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इस तरह से ये क्या है? दो लोब्स हैं। अब हम बात करें 3p की, तो 2p में और 3p में क्या डिफरेंस है? आप इसे ध्यान से देखो तो क्या डिफरेंस है? 2p में सिंपल ही न्यूक्लियस के अराउंड ये दो लोब्स, और यहाँ 3p में क्या है? ठीक है, डेंसिटी बढ़ी फिर डिक्रीज हुई, ये एक रीजन, ये बीच वाला पोर्शन ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी क्या होगी? जीरो होगी है। तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड को।
तो 3p में कितने नोड, 1 नोड। इसी तरह से फिर आगे बचे यहाँ 4p दिखाया, फिर बिल्कुल उसी तरह से लोब है, ठीक है, ये रीजन में यहाँ एक तो इस पॉइंट पे, फिर नेक्स्ट इस पॉइंट पे, यहाँ इस रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, 0। तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो p ऑर्बिटल के केस में जनरल फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, क्या फॉर्मूला आता है, n माइनस एल माइनस 1। तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है, तो 1 वैल्यू पुट करेंगे तो इसके लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला कितना आया, n माइनस 2। तो अगर आप वैल्यू पुट करते जाओगे आपके पास नोड आ जाएंगे, तो यहाँ 2p है, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। 3 है तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। तो 4p की बात करें, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। तो ये हमारे पास p ऑर्बिटल में क्या आ गया, नोड आ गया। बच्चों अभी जो हमने बात की थी वो की थी रेडियल नोड के बारे में। तो रेडियल नोड क्या चीज थी, स्फीरिकल रीजन था अराउंड न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। तो वो हमारे पास कौन से नोड थे, रेडियल नोड। तो s ऑर्बिटल में सिर्फ रेडियल नोड होते हैं, कोई एंगुलर नोड नहीं होते। लेकिन p ऑर्बिटल में रेडियल नोड के अलावा क्या पाए जाते हैं, एंगुलर नोड भी पाए जाते हैं। तो एंगुलर नोड क्या चीज है, एंगुलर नोड बच्चों क्या है, प्लेन सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। जैसे मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास ये p इस तरह से, ये मेरे पास सपोज मेरे पास ये z एक्सिस है, ये मेरे पास जो पेन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, p ऑर्बिटल। एक लोब ऊपर है और एक लोब नीचे। तो ये वाला जो प्लेन है, जो ये पेपर का मैं प्लेन दिखा रही हूं, अगर मेरा ये z एक्सिस है तो ये मेरा कौन सा प्लेन है, xy प्लेन है। तो xy प्लेन के अलोंग मेरे पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। तो ये जो प्लेनर सरफेस है ये हमारे पास क्या कहलाता है, एंगुलर नोड। तो हमारे पास p z के केस में एक नोडल प्लेन है, कौन सा, अगर z के अलोंग लोब है ना, तो हमारे पास xy जो है वो हमारे पास क्या है, नोडल प्लेन, ठीक है। तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, नोडल। जैसे अगर मेरे पास x एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, ये मेरे पास अगर x एक्सिस के अलोंग है, तो y और z का ये प्लेन कौन सा प्लेन है, y और z डायरेक्शन में, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नोडल प्लेन। इसी तरह से अगर मेरा py है, लोब्स कहाँ है, y के अलोंग, तो ये z और x का ये जो प्लेन है, किसका प्लेन, z और x का जो प्लेन है, जो इन दोनों एक्सिस में से पास हो रहा है, वो हमारे पास क्या है, नोडल प्लेन। इसी तरह से अगर हम z की बात करें, z एक्सिस है तो xy वाला, बिल्कुल उसी तरह से ये मैंने दिखाया ना आपको, ये z है तो ये xy वाला, ये वाला जो प्लेन है, बिल्कुल इसी पैटर्न में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये xy ये वाला प्लेन हमारे पास कौन सा प्लेन है, ये हमारे पास क्या है, नोडल प्लेन है। तो जो नोडल प्लेन होता है ना, जनरल वे में हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास उसे ये किसके बराबर होता है, L के बराबर होता है। हमारे पास जो L की वैल्यू होगी उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, एंगुलर नोड होंगे। जैसे P के केस में बात करें तो P के लिए L की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसलिए P ऑर्बिटल में अगर P के लिए L की वैल्यू 1 है तो एंगुलर नोड भी कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं D। तो अब हम आते हैं D ऑर्बिटल के नोड्स के बारे में। तो यहाँ आपको पता है D ऑर्बिटल की कैसी शेप, डी ऑर्बिटल की कैसी शेप है, डबल डंबल। कैसी शेप है, डबल डंबल शेप है। हमारे पास ये इस तरह से लोब्स हैं, एक इधर लोब है, ये लोब है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डी ऑर्बिटल। तो ये मेरे पास अगर मेरा 3D ऑर्बिटल है, तो 4D में और 3D में क्या डिफरेंस है, इसमें ये इसका साइज बड़ा है, एनर्जी ज्यादा है, साथ में ये बीच में ये रीजन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नोड। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, एल डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2। आप वैल्यू पुट करो, n माइनस 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, n माइनस 3। तो अगर हमें d के लिए नोड निकालने हो तो n माइनस 3। अगर आप 3d के लिए निकालना चाहते हो, n की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। तो 3D के केस में नोड कितने हैं, 0। 4D में बात करें तो 4 है, ठीक है, 4 है n की वैल्यू, और 4 माइनस 3 कितना आएगा, 1। तो हमारे पास D में 4D में कितने नोड है, 1 नोड है। बिल्कुल उसी तरह से नोडल प्लेन कितने होंगे इसके अंदर, तो वो कैसे निकालेंगे,
तो अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन्स की। तो नोडल प्लेन कहें या बच्चों एंगुलर नोड कहें, तो हमारे पास किसके बराबर वैल्यू होती है, एल के बराबर वैल्यू होती है। एल की वैल्यू डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो हमारे पास इसके अंदर कितने नोडल प्लेन होंगे, 2। तो हमारे पास जैसे अगर मैं कह रही हूँ डी जेड एक्स, ठीक है, हमारे पास ये वाला है जिसमें हमारे पास ये z है, सिंप्लीफाई करके आपको दिखा रही हूं, तो z और x एक्सिस के बीच में लॉब है यहाँ। तो हमारे पास z और अगर x एक्सिस के बीच में प्लेन है, तो हमारे पास उसके अलावा ये जो दो प्लेन, एक z एक्सिस के अलोंग वाला प्लेन और एक x एक्सिस के अलोंग वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक प्लेन ड्रॉ करूं, तो यहाँ अगर मैं प्लेन ड्रॉ करूं, ये एक प्लेन कहाँ पे, z एक्सिस के अलोंग, और एक प्लेन कहाँ पे है, y एक्सिस के x एक्सिस के अलोंग। तो ये अगर मेरा d z एक्सिस है, तो एक z एक्सिस के अलोंग का प्लेन, क्योंकि लोब्स एक्सिस के बीच में है, तो z एक्सिस के अलोंग वाला प्लेन और y x एक्सिस के अलोंग वाला प्लेन, वो हमारे पास दो प्लेन हमारे पास क्या कहलाएंगे, नोडल प्लेन कहलाएंगे। तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके में कितने नोडल प्लेन होते हैं, 2। बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब हम समराइज कर लेते हैं कि जो चीजें अब तक हमने पढ़ी। तो हमने बच्चों 3 ऑर्बिटल s p d ऑर्बिटल, और इनके बारे में क्या क्या डिस्कस किया, इनका साइज, इनकी शेप, एनर्जी और इनमें नोड डिस्कस किए। तो सबसे पहले हम बात करें इनकी शेप की। तो हमारे पास शेप जो थी वो आपको पता चली, एस की एक ही ओरिएंटेशन थी, एस की शेप कैसी थी, स्फीरिकल, ठीक है। पी ऑर्बिटल जो थे उनकी शेप कैसी थी, इस तरह से डंबल शेप थी पी ऑर्बिटल की, इसकी स्फीरिकल शेप। डी पी ऑर्बिटल की कैसी शेप थी, डंबल, और डी ऑर्बिटल की शेप कैसी थी, डबल डंबल, ठीक है। इस तरह से यहाँ इसी तरह से डी एक्स वाई था, ऐसे ही शेप डी वाई जेड की थी, डी जेड एक्स की थी। एक्स अगर एक्स और वाई के बीच में है तो एक्स और वाई के बीच में है तो डी एक्स वाई है, वाई और जेड के बीच में है तो डी वाई जेड है, जेड और एक्स के बीच में है तो डी जेड एक्स है। और एक हमने पढ़ी थी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसकी लोब्स कहाँ थी, एक्सिस के अलोंग थी, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, और डी जेड स्क्वायर की लोब कैसी थी, ऊपर नीचे, और साथ में यहाँ इसके अराउंड क्या थी, लिंक। ये हमारे पास किसकी है, डी जेड स्क्वायर की। तो ये बच्चों हमने क्या डिस्कस कर ली, शेप डिस्कस कर ली। तो शेप आपको पता चली। दूसरी बात हमने डिस्कस किया था साइज, साइज और एनर्जी। साइज की बात करें या एनर्जी की बात करें, दोनों की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी विद इंक्रीज इन एन। जैसे जैसे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा, हमारी साइज और एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो शेप होगी, साइज और एनर्जी होगी। तीसरी जो चीज थी, तीसरी जो बात हमने की थी बच्चों, तीसरी बात हमने की थी नोड के बारे में, कि नोड कितने होते हैं। तो नोड के लिए यहाँ लिखा ही हुआ है, नोड के लिए फॉर्मूला। तो एक तो हमने डिस्कस किए थे रेडियल नोड, और एक हमने डिस्कस किए थे एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला क्या था, n माइनस एल माइनस 1। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल अजीमुथल क्वांटम नंबर है, और -1 ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता था, रेडियल नोड को। और एंगुलर नोड को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, एल से। दो तरह के नोड होते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस 1, और एंगुलर नोड के लिए फॉर्मूला क्या है, एल। दोनों को ऐड किया तो टोटल नोड आए, तो टोटल नोड जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होते हैं, n माइनस 1। तब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया s ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। हमारे पास है 1s है, 2s है, 3s है। हाँ, तो हम एंगुलर नोड, तो L की वैल्यू 0 है S के लिए, तो इसलिए इस केस में एंगुलर नोड कितने होते हैं, 0। अब हम बात करते हैं इसमें रेडियल नोड की। तो रेडियल नोड 1s के केस में हमारे पास, अब देखो L की वैल्यू तो 0 है,
तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या है, n-1। तो रेडियल नोड 1 के केस में 0 था, 2s के केस में 1 आया, 3s के केस में 2 आया। बिल्कुल इसी तरह से फिर हमने p के लिए डिस्कस किया। अगर मैं यहाँ p के लिए ड्रॉ कर दूं, p के लिए अगर मैं बात करूं 2p है मेरे पास, 3p है और क्या है 4p है। ठीक है, इनमें क्या बताना चाह रही हूं मैं, रेडियल नोड। तो आप इस फॉर्मूले को देखो, क्या है n माइनस एल माइनस 1। तो l की वैल्यू यहाँ p के लिए कितनी है 1, तो हमारे पास ये कितनी आई थी n माइनस 2। तो यहाँ 2p के लिए आए थे 0, 3p के लिए 1, 4p के लिए कितना आएगा 2। तो रेडियल नोड और एंगुलर नोड किसके बराबर है, l की वैल्यू के बराबर। तो l की वैल्यू p के लिए 1 है, तो इसलिए एंगुलर नोड कितना होंगे, एंगुलर नोड इन सब में 1 होंगे, एंगुलर नोड। ठीक है, तो एंगुलर नोड 1 1 1, तीनों के केस में कितने होंगे 1। उसके बाद अगर हम डी के केस में बात करें, ठीक है, मेरे पास 3 से शुरू होता है डी, 3D है, पेन चेंज कर लो, मेरे पास क्या है 3D है, 4D है और क्या है 5D है। ठीक है, एल की वैल्यू बच्चों डी के लिए कितनी होती है, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है 2। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1। आप यहाँ 2 पुट करोगे तो कितना आएगा n माइनस 3, कितना आएगा, तो हमारे पास इसमें से 3 माइनस करो तो हमारे पास कितना आएगा 0 रेडियल नोड, 4 में से 3 माइनस करो 1, 5 में से 3 माइनस करो तो कितना आएगा 2। तो हमारे पास इस तरह से डी में ये क्या आ गई, रेडियल नोड आ गई। नोडल प्लेन कितने होते हैं, तो जितनी एल की वैल्यू होती है, एल की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास इसमें नोडल प्लेन कितने होंगे 2 2 2। समझ गए, तो ये अब तक जो हमने डिस्कस किया बच्चों उसकी समरी होगी।